हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। देखो आपको साउंड आ रही है मेरी सुंदर? बताओ। कृष्णा, दुर्गेश, रजन, सोनू भाई, सुकेश। सुकेश देखो कितना बढ़िया नाम है। प्रणाम भाई। अच्छा, मैं बढ़िया हूं। डाउट ग्रुप है ना, फेसबुक पे डाउट ग्रुप है, पेज भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, सब जगह है। हमारा जो है साम्राज्य हर जगह फैला हुआ है। ट्विटर पे भी है, समझे? मैं बढ़िया हूं कुमार भाई। क्या बताएं सुकेश भैया, क्या बताएं? बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो बहुत तगड़ा सवाल आ रहा है। सवाल नंबर 19 जो है ये कोण की कटिंग से है, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ढंग से और बहुत चतुराई के साथ समझना है। एक राइट सर्कुलर कोण है जिसकी रेडियस 24 है और इस कोण की हाइट 32 है। इस कट इंटू 4 स्लाइस, इसको 4 स्लाइस में काट दिया जाता है 3 कट के द्वारा बेस के पैरेलल इक्वल हाइट पे। तो बताइए इस तरीके से कोण का टोटल सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से एक कोण है दोस्तों, अगर इस तरीके से एक कोण है, ये हो गया। क्लियर है भाई? इस कोण की जो हाइट है वो 32 है और रेडियस 24 है। तो कोण की जो रेडियस है दोस्तों ये 24 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर। और मेरे प्यारे भाई ये जो कोण की जो हाइट है ये हो गया दोस्त 32 सेंटीमीटर। दिस इज 32 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ना। अब हुआ क्या, हमने इसमें 3 कट लगाए। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भी आप आरी से किसी फिगर को काटते हो तो एक कट लगाने से 2 सरफेस का एरिया बढ़ता है। अगर आप कोण को काटोगे, हमने 3 कट लगाए बेस के पैरेलल, तो बेस के पैरेलल काटने से सर्कल बढ़ेगा। 3 कट लगाए इक्वल हाइट पे, तो एक बार आ रही खचैक, दूसरी बार आ रही ये टक, और तीसरी बार आ रही है करी हमने रजनीकांत स्टाइल में। तो इस तरीके से हमने 3 कट लगाए दोस्तों। 3 कट लगाने से होगा क्या, अब आप बताओ 4 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा, बोलो। तीसरा हिस्सा दोस्त ये हो जाएगा, बोलो। और चौथा हिस्सा दोस्तों ये हो जाएगा, बोलो। तो यानी कि 3 कट लगाने से 4 हिस्से हो जाएंगे। तो आप बताओ एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, तो 3 कट लगाने से कितने सर्कल का एरिया बढ़ेगा? 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। आप बताइए 2 सर्कल तो ये दोनों एक ही जैसे, 2 तो इनका एरिया बढ़ गया। 2 सर्कल ये दोनों बिल्कुल सेम ही हैं, है भाई, इनका एरिया बढ़ गया। जब आप ऐसे कट लगाते हो तो एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है। जब आप ये कट लगाते हो तीसरा वाला, तो एक हिस्सा ऊपर एक नीचे, तो इस तरीके से 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है। तो ये सरफेस एरिया पहले नहीं था, ये सरफेस एरिया पहले कोण के अंदर छुपा हुआ था। अब जब सीबीआई ने जांच करी तो इस तरीके से 6 सरफेस खुल के आए। तो यही पूछा है कि सरफेस एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, बताओ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप ये बताइए कि कोण का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, अगर ये 24 है, ये 32 है, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। कोण की स्लांट हाइट 40 आ गई। 3, 4, 5 में 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस कोण का टोटल सरफेस एरिया था पाई आर। आर कितना है? 24। ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल है 40 प्लस आर है 24। ये कोण का टोटल सरफेस एरिया है। आपसे पूछा कितना परसेंटेज एरिया बढ़ा, कितना परसेंटेज एरिया इंक्रीज हुआ। तो आपको निकालना है इस सर्कल की रेडियस, इसकी रेडियस निकालनी, इसकी रेडियस निकालनी, इसकी रेडियस निकालनी है। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? सिमिलरिटी लगाएंगे।
सोनू बिल्कुल ठीक है, साउंड नहीं पहुंच रही क्या? क्या लगाएंगे? सिमिलरिटी। देखिए, दो सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। भैया ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहां पे चारों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये वाला एंगल तो तीनों में कॉमन ही है, ये वाला एंगल तो कॉमन ही है सब में, और ये 90-90 है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। होगा कि नहीं? बोलो दोस्त। अगर ऐसा है तो आप ये बताइए, इक्वल हाइट पे कट लगाए गए हैं, मतलब अगर ये हाइट 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ये 1 + 1 + 1 ये 4 हो जाएगा। अगर ये 1 2 3 4 है तो ये भी 1:2:3:4 का रेशियो होगा, 1:2:3:4 का रेशियो होगा। अरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है कि नहीं यार? राइट एंगल के अंदर राइट एंगल 100% सिमिलरिटी। आपको इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ऐसे आपको ये लाइन कटती हुई दिखाई दे रही है ना, 3 लाइनें हैं ना, ऐसे समझ लो। ये 1:2:3:4 का रेशियो है, तो ये भी 1:2:3:4 का रेशियो होगा कि नहीं? करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। बोलो। अब रेशियो की बात कर रहे हैं, 4 का मतलब 24 है, तो 3 का मतलब 18, 2 का मतलब 12 और 1 का मतलब 6। तो यानी कि मुझे पता चल गई इसकी रेडियस 6 है, इसकी 12 है, इसकी 18 है। तो कितना कितना एरिया बढ़ा? पाई 6 स्क्वायर प्लस पाई 12 स्क्वायर प्लस पाई 18 स्क्वायर, इतना एरिया बढ़ा। लेकिन ऐसे दो दो सर्कल हैं, ये भी 2 सर्कल है ना, ये 2 सर्कल, ये 2 सर्कल, तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया इतना था पहले से, इतना इंक्रीज हो गया, तो बटे। ये तो निकाल दे, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए कैसे करते हैं? इनिशियल वैल्यू और चेंज इन वैल्यू। सोनू नहीं समझ में आया? सोनू भैया ये तो आदत है आपकी। देखिए यहां पाई से पाई दोस्त कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर देखिए 6 स्क्वायर यानी कि 36 आ जाएगा, तो 36 दूनी 72, नीचे क्या बचेगा? 6 स्क्वायर कॉमन आ गया ना, 6 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्त? 24 × 40 + 24 64, तो 24 तिया 72, 9 4 13 14 है, 14 तिया 42/64। क्लियर है? किससे जाएगा भैया? 2 से। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 6 स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, 1 + 4 और 6 3 18, 3 का स्क्वायर 9 4 13 14, 24 और 24 से 72 3 बार कट जाए, 42/14। यहां तक बात सही है। 42/14 का मतलब ये 2 से 21/32, 21/32 ये आ गया, 21/32, 21/32। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी। 21/32, तो 21/32 की वैल्यू ना तो ये फ्रैक्शन होती है ना ही ये फ्रैक्शन होती है। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं, तो 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज का साइन लगा लो, ये आ जाएगा 4 से 25 बार, 4 से 8 बार। ठीक है दोस्त? तो 525/8%, 525/8% ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 8×48 जा रहा है, मतलब 71 नहीं पहुंच पाएगा, तो आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन होगा। 8×48 4 बच गया ना, 8 पंजे 40, बिल्कुल ठीक, 65.625%। यस सुदर्शन। यार मुझे ये नहीं समझ आता, तुम कैसे बालक हो? तुम इतने ऐसे ही बालक हो कि यार इतने कमजोर क्यों हो? समझ ही नहीं आता यार हमें।
भैया एक कोन है जिसकी रेडियस 24 है, जिसकी हाइट 32 है। एक बेवकूफ 10 मिनट से कमेंट कर रहा है कि स्लांट हाइट 40 कैसे आ गई। तो भैया तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं होगा, तुम गलत लाइन में फंस गए हो। ये 24 है, ये 32 है। तो आप ये बात जानते हो कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 कितनी बार बता चुका हूं। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। स्लांट हाइट 40 आएगी पाइथागोरन ट्रिपलेट से। क्लियर है? 40 आएगी। हमने 3 कट लगाए, 3 कट जो लगाए हैं बराबर ऊंचाई पर लगाए, बराबर ऊंचाई। तो मंद बुद्धियों, बिना दिमाग वालों, अगर बराबर ऊंचाई पे कट लगा रहे हैं तो बराबर ऊंचाई पे कट लगा रहे हैं तो 1 1 1 1 ये रेशियो है, रेशियो है। बराबर ऊंचाई पे कट लगाए हैं, इक्वल हाइट पे कट लगाए। 3 कट लगाए हैं तो 4 हिस्से होंगे। एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा, तो 3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया बढ़ेगा। ये कट लगाएंगे 2 सर्कल बढ़ेंगे एक जैसे, ये दूसरा कट लगाएंगे 2 सर्कल बढ़ेंगे एक जैसे, ये कट लगाएंगे 2 सर्कल बढ़ेंगे एक जैसे। तुम्हारी ना, इधर देखो, ये यहां आपको दिख रहा है, आपको इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अबे इसमें ऐसे ये और ये, भैया ये यहां से ये इक्वल हाइट पे लगाएगा, ये 1 है, ये भी 1 है। ये रेशियो लिख रहा हूं मैं, ये इक्वल हाइट पे लगाएगा, ये 1 है, ये 1 है। यहां आपको 4 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, सिमिलर। अगर ये 1 है तो ये पूरा 1 + 1 2 होता है। ये 1 1 1 ये पूरा यहां से यहां तक 3 होता है। ये 1 1 1 ये यहां से यहां तक 4 होता है। 4 सिमिलर ट्रायंगल है जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड, इसमें ये 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2:3:4 है। तो ये रेशियो भी 1:2:3:4 होगा। सोनू भैया तुम्हारी बरादरी बहुत बेकार है पढ़ने में। सोनू 4-5 सोनू हैं, ऑल आर वेस्टेज पढ़ाई के नाम पे। आपका टैलेंट कहीं और है। छह 12 18 रेडियस है, इसकी जो है रेडियस 24 है। तो 4 का मतलब 24 हो गया 6 गुना, तो 3 का 6 गुना, इसकी रेडियस 18 है, इसकी रेडियस होगी 12, इसकी रेडियस होगी 6। आगे चलो, ये बताओ सवाल नंबर 20। बताओ, ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन है, जल्दी से बनाओ। अमित भैया ईजीबी सवाल में करा चुका हूं, सवाल नंबर 20 चल रहा है। सवाल नंबर 20 पे तुम ये उम्मीद मत करो मैं इजी सवाल कराऊंगा, ठीक है। कौन एक ही टॉपिक है, पूरा मेंसुरेशन तो है नहीं। अगर मैं कौन से 40 सवाल करा रहा हूं तो 20 सवाल तक आधे आधे लेवल आसमान को टच कर जाएगा। अगर आप इतना लेवल नहीं समझ पाते तो क्यों पढ़ रहे हो? हमारे देश की आधी जनता बेवजह पढ़ रही है भाई। जो ऑफिशियल सर्वे उन्होंने कह भी दिया कि 83% लोग इंडिया में रोजगार के लायक ही नहीं है, वो कि उन्होंने उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी। वो सही कहा गया है, वो कि मैं देखता हूं अपने सामने कि बच्चों उतने स्थिति में है ही नहीं मैथमेटिक्स के जितनी एक इंस्पेक्टर को मिनिमम आनी चाहिए।
मोर देन 80% स्टूडेंट। इस समय बैच में 5000 बच्चे लाइव है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4000 से ज्यादा बच्चे का आईक्यू लेवल इंस्पेक्टर बनने से काफी नीचे है। और एक कड़वी सच्चाई है, गुड। चौवन तुक्का मत मारो यार। देखो आधे बच्चे 24 बता रहे हैं, कोई 44 बता रहे हैं, कोई 36 बता रहे हैं। यह सवाल ऑप्शन से होने वाला नहीं है, यह सवाल आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, ऑप्शन वाले सवाल नहीं है। देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 38 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 7 centimeter, having a hemispherical shape on the top. The number of such cones to be filled with ice cream is. आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम है। अब उस आइसक्रीम से हम कोन भर भर के अपने ग्राहकों को दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितने कोन फिल किए जा सकते, ये पूछा है। तो ऐसे सवालों में केवल वॉल्यूम को इक्वल करना है, ऐसे सवालों में केवल आयतन को। मैंने बोला कि जब भी आप एक डब्बे से आइसक्रीम निकाल के कोन में भर रहे हो, कुल्फी वाला देखा है ना, तो जो आइसक्रीम निकालेगा डब्बे से वही भरेगा, तो आयतन बराबर होगा। ऐसे सवालों में केवल आयतन को बराबर करना है। तो सिलेंडर का डायमीटर 21 है, तो पहले देख लिया करो क्या दिया है। डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2। तो सिलेंडर में कितनी आइसक्रीम है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो 21/2 हो गई, 21/2 स्क्वायर, और हाइट कितनी है यहां पे 38 है, तो इंटू 38 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर में इतने सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम है। क्लियर है? अब कोन भरे गए, ठीक है ना। अब ये जो कोन भरे गए हैं, कोन की हाइट 12 है, डायमीटर 7 है, तो इस तरीके से आइसक्रीम भरी जाती है ऐसे कोन्स में, है ना। ये हाइट क्या होगी दोस्तों, कोन की 12 हो गई, डायमीटर 7 हो गया। अगर डायमीटर 7 हो गया तो रेडियस कितनी होगी दोस्त, 7/2। रेडियस कितनी होगी, 7/2, ठीक है। अब आप देखना, the ice cream is to be filled in cones of height 12 and diameter 7 centimeter having a hemispherical shape on the top. इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप है। हेमिस्फेरिकल शेप का मतलब इस तरीके से, हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। तो आप ये बात समझ गए कि ये जो हेमिस्फेयर होगा, इस हेमिस्फेयर की जो रेडियस होगी वो भी 7/2 होगी। जो कोन की रेडियस है वही हेमिस्फेयर की रेडियस हो जाएगी। बोलो, जो कोन की रेडियस है वही हेमिस्फेयर की रेडियस हो जाएगी। तो आप ये बताओ कि ये जो हमने आइसक्रीम भरी है, इसमें कितनी आइसक्रीम आई है इस कोन में। तो आप ये बताओ कि कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर यानी कि 7/2 स्क्वायर, और हाइट कितनी है 12 इंटू 12 प्लस। आप बताओ दोस्तों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। हेमिस्फेयर की रेडियस आर है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर की रेडियस 7/2 है, 7/2 का क्यूब, ये हो गया। तो यानी कि
एक कोन में इतनी आइसक्रीम आ रही है। सवाल पूछा है कि ऐसे कितने कोन फिल किए जा सकते हैं। अगर एक कोन में इतनी आइसक्रीम है, सपोज ऐसे n कोन्स फिल हो जाएंगे, तो n कोन्स का जो वॉल्यूम है उस सिलेंडर में भरी कुल आइसक्रीम के इक्वल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई n, दिस शुड बी इक्वल। बोलो, यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी है? तो ये सवाल बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं था। आप ये बात जानते कि पाई 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 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हो, पूरे डाटा को 7/2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यहां 7/2 स्क्वायर है, यहां भी 7/2 स्क्वायर है, यहां भी 7/2 स्क्वायर है। पूरे डाटा को 7/2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो 21/2 अपॉन 7/2 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 38 और इक्वल। यहां से क्या आ जाएगा, ये 3 से 12 4 बार कट जाएगा, 4 प्लस 2/3 इंटू 7/2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 7/2 तो बच ही जाएगा इंटू n। ठीक है दोस्त, तो 2 से 2 कट गया, तो 9 इंटू 38 बराबर 4 तिया 12, 12 प्लस 7 19/3 इंटू n। तो 19 दूनी 38 हो गया, तो 9 दूनी 18 तिया 54, तो n कितना आ गया 54। n 54 आ गया, ये वाला आंसर है। वन % भी नहीं है प्रॉब्लम सर जी। अरे बेटा सुदर्शन, तुम तो बढ़िया बालक हो, मैं क्या करूं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं इतना मेहनत से समझाऊं और कुछ बच्चों को समझ न आए। ये ओनली कैलकुलेशन है। फिर खैर बिल्कुल ठीक है, केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन, साल में कोई लॉजिक नहीं है। वॉल्यूम इक्वल करने में लॉजिक थोड़ना है, लेकिन आता है पेपर में। मजबूरी है ऐसे सवाल प्रैक्टिस करने को कि पेपर में आता है। जैसे पिछला सवाल था, इसमें थोड़ा बहुत लॉजिक था, ठीक है ना, कैलकुलेशन भी था, लॉजिक भी था, लेकिन ऐसे सवाल जिनमें केवल कैलकुलेशन होते वो भी आएंगे। आगे चलो। यस, ये बताओ दोस्तों, अच्छा रंजीत, वेरी गुड अखिलेश। राहुल क्या हुआ, 10th के ही क्वेश्चन है बिल्कुल। विकास बताओ। अब यहां से एक नया सेगमेंट शुरू हो गया कि हम कोन के अंदर हेमिस्फेयर डाल दे रहे हैं। प्यारे भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, कोन के अंदर हेमिस्फेयर डाल रहे हैं, अर्धगोला। कोन के अंदर क्या डाल रहे हैं, हेमिस्फेयर डाल दे रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक स्फेरिकल बॉल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोन ऑफ हाइट h if radius of base of cone is h upon √3, then find the ratio of volume of sphere to that of cone। देखिए आपके पास एक कोन है, ध्यान से समझना, आपके पास एक कोन है इस तरीके से। एक कोन है, ठीक है ना, जिसकी हाइट h है। आपके पास दोस्त एक कोन है जिसकी हाइट h है और बेस की जो रेडियस है वो h/√3 है। बेस की रेडियस h अपॉन √3 है। इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का या फिर मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक स्फेरिकल बॉल रखी जाती है। तो बताओ इसके अंदर बॉल कैसे रखी जाएगी, इस तरीके से रखी जाएगी ना।
बॉल मैक्सिमम पॉसिबल साइज की इस तरीके से रखी जाएगी ना, जो अधिकतम साइज की बॉल हो जो कोन के अंदर फिट हो जाए, बताओ इस तरीके से होगी। तो ये 3D फिगर होगा दोस्तों, ये 3D फिगर है, पिक्चर में सही से नहीं दिख पाएगा, है ना। एक यहां पे क्या है मेरे प्यारे भाई, कोन के अंदर बॉल डाली गई है। अब आप कोन को अगर इस एक्सिस के अलोंग काट दो तो आपको एक 2D फिगर दिखाई देगी। आपको ऐसे दिखाई देगा कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि कोन की ये तो दोनों स्लैंट हाइट होती हैं L और L, और ये होता है तुम्हारा 2r डायमीटर। उसके अंदर क्या डाला हुआ है, एक सर्कल डाला हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल डाला हुआ है। कोन की जो एक्सिस होती है, एक्सिस के अलोंग जो काटोगे तो जो आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा, कोन का क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल होता है और स्फेयर का क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो आपको ये दिखाई देगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। तो आपसे सवाल में पूछा है गोले और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। स्फेयर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। स्फेयर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात कीजिए, ये आपसे पेपर में पूछा है दोस्तों। आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है तो आपको यहां पे एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। सवाल में दिया है कि कोन की हाइट h है और कोन की जो रेडियस है वो h/√3 है, h बटे √3 है, बटे √3। तो इस बटे √3 की शक्ल देख के मैंने ये मान लिया कि कोन की हाइट √3 है। मैंने ये मान लिया कि कोन की हाइट जो है √3 है। मैंने मान लिया कि कोन की हाइट √3 है। अगर कोन की हाइट √3 है तो कोन की जो त्रिज्या होगी वो √3 बटे √3 यानी कि 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बोलो दोस्त, 1 आ जाएगी। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल। देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री का होता है। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 2 होगा। अगर ये रेडियस 1 है तो ये रेडियस भी 1 होगी, ये रेडियस भी 1 होगी कि नहीं होगी। ये 1 है, ये √3 है, तो ये भी 2 होगा, स्लैंट हाइट। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इस कोन का, ये एक स्पेशल कोन है, इस कोन का क्रॉस सेक्शन क्या है। वेरी गुड अनुज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इस कोन का क्रॉस सेक्शन क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। आप देख पा रहे हैं ये साइड 2 है, ये साइड 2 है और ये साइड भी 1 + 1 2 है। क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज। ये साइड 2, ये साइड 2, ये साइड भी 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ आई। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, साइड 2 साइड 2 साइड 2। और आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखो तो सवाल इतना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये उसका इन सर्कल डाला गया है। और मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ा रखी है ज्योमेट्री में कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A है, जिसकी साइड A है, ये होता है इसका इन सर्कल। तो इन सर्कल की रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है, इन सर्कल की रेडियस के लिए फॉर्मूला है a/2√3। a/2√3 यही है फॉर्मूला। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, a/2√3। यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है, 2/2 यानी कि 1/√3। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या आएगी, 1/√3। 1/√3। बोलो बात सही है। डायरेक्ट भी समझते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस हाइट का 1/3 होती है। हाइट √3 है, √3 का 1/3 1/√3। सवाल खत्म। ये स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r3। r कितना है, 1/√3। 1/√3 का क्यूब बटे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, हमको कोन चाहिए ना। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई, रेडियस कितना है 1 r² और हाइट कितनी है √3। तो आप जानते हैं π/3 से π/3 कट गया 4। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं। √3 का क्यूब 3√3, 3√3/√3 9। तो रेशियो आ गया 4/9 और यही आंसर है। रेशियो कितना आ गया, 4/9।
रोहन हमने अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया। बच्चे आपसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। अगर किसी सवाल में आपसे अनुपात पूछा है तो आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, रेशो निकालने के लिए रेशो ही चाहिए। सवाल में दिया था कोन की हाइट h, रेडियस h बटे √3। मैंने बोल दिया कि कोन की हाइट √3 है तो रेडियस 1 हो गई। तो यहां रेशो ये था, आज भी रेशो सेम है। रोहन भैया सर यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों बना? यार बंटी जब तीनों साइड बराबर हो गई तो इक्विलेटरल ही तो बनेगा। ये √3 है, ये 1 है, ये 2 हो जाएगी स्लांट हाइट, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, ये रेडियस 1 है यार तो ये भी तो 1 हो गया ना, ये 1 ये 1, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अरे तीनों साइड 2 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो है। यार मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं। अबे यार अब मैं तुम्हारी दुर्दशा पे हंसूं कि रोऊं समझ नहीं आता मुझे। अरे भगवान आगे चलो, नेक्स्ट ये करो जरा सवाल। सवाल नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे करके बताइए, जल्दी से करके बताइए। करके नहीं बताएंगे तो चिज्जी खाएंगे। देखिए, रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 एंड इट्स हाइट इज 15। ए स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर? ये इतना शानदार सवाल है। देखिए, आपके पास एक कोन है दोस्तों, आपके पास एक कोन है, एक शंकु है, ये हो गया। इस कोन के बेस की रेडियस जो है दोस्त ये 8 है, और ये जो कोन है, कोन की जो हाइट है दोस्तों, ये जो कोन की हाइट है ये 15 है। कोन की जो हाइट है वो 15 है। एक स्फीयर लार्जेस्ट रेडियस का, लार्जेस्ट वॉल्यूम का, लार्जेस्ट साइड का इसके अंदर रखा जाता है, इस तरीके से ये हो गया। तो इस स्फीयर की रेडियस और इस कोन की रेडियस का रेशियो बताओ। दोस्तों आप समझ रहे हैं, अगर ये 8 है 15 है तो 17 होगा, ये भी 17 होगा, तो ये 17 आ गया। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्फीयर की रेडियस चाहिए। कैसे करूंगा? स्फीयर की रेडियस कैसे निकालूंगा? आप ये बात समझते हैं कि अगर ये लेंथ 8 है
तो ये भी लेंथ 8 होगी। ये आपको 3D में दिख रहा है। अगर आपको 2D में देखा जाए, आप अगर इसको 2D में देखो तो दोस्तों एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल डाला गया है। अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, अगर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस निकालनी हो, इस सर्कल की रेडियस निकालनी हो, तो सर्कल की रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बटे एस। किसी भी ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है आर बराबर डेल्टा बटे एस। आर बराबर डेल्टा बटे एस। कोई भी ट्रायंगल किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, उसके इन सर्कल की रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा बटे एस। इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है? a अपॉन 2√3। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की इन रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है? p प्लस बी माइनस h बटे 2। इन सब चीजों का तो आपने चूरन खा लिया और डकार भी नहीं लिया आपने। इसी वजह से तो ये हाल है। देखो देखो खुद को शीशे में हैं, बताओ। तो भैया ना तो ये तुम्हारा इक्विलेटरल था ना राइट एंगल था, तो जनरल फॉर्मूला आर बराबर डेल्टा बटे एस। क्वेश्चन जल्दी बनाने का फॉर्मूला है, सानू के क्वेश्चन को बनाओ मत, क्वेश्चन को जय माता दी करके जिंदाबाद कर दो, ठीक है ना। पेपर में 0 बटा सन्नाटा लेना। क्लियर? डेल्टा क्या होता है? एरिया। आधे लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि डेल्टा एरिया होता है। एरिया एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेटा ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस, ये है 90, आधार है 16, 8 8 16 और ऊंचाई सामने वाले वर्टेक्स एल्टीट्यूड, ऊंचाई यही तो है 15। अरे ऊंचाई 15 है कमीनो, ये हो गया। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर जानते हो? पेरीमीटर होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के योग का आधा, आधा ही ले लो 17 8 25, 2 8 16, 5 3 15, 5 5 25, 24/5। चौबीस बटे 5। इसकी रेडियस 24/5 आ गई। सवाल में पूछा है तो शंकु की रेडियस, शंकु की रेडियस, कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का रेशियो बताओ, है ना। कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस का रेशियो, ये कितना आ जाएगा रेशियो? 5/3। 5 ऊपर चला जाएगा, 8 या 24। आंसर इस सवाल का 5/3। सवाल का ये आंसर है। ठीक है। तो यार दो सवाल जो है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं थी। सवाल तो यार ये एक ही लाइन का है ना, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो एक ही लाइन का है ना, और आप ये भी नहीं कर पा रहे हो। प्रशांत कर रहे हैं सर S26 आएगा। प्रशांत भैया तुम्हारी जय हो। हैं ऐसे अद्भुत प्राणी हमारे इस तुच्छ भारत देश में क्या कर रहे हैं? हैं ऐसे अद्भुत प्राणी को तो शनि ग्रह पे होना चाहिए। हाय प्रशांत, मतलब मैं क्या कहूं यार। विशाल कह रहे हैं आइसोसेलेस कब बनता है, इक्विलेटरल कब बनता है? विशाल तुम्हारी जय हो। विशाल बताओ, अगली बार इलेक्शन आए तो मोदी जी को अपने पांव आगे करना। पिछली बार उन्होंने मजदूरों के कर लिए थे, ठीक है ना, तभी इतना गाली खाते हैं वो आजकल।
अबे आगे चलो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये दोनों सवाल मैंने आपको करा दिए, भली भांति आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सर आमिर खान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आमिर खान इज द बेस्ट एक्टर, और मुझे नहीं लगता कि वो उन पे इतना बहस करने की कोई जरूरत है। आमिर खान देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं कि कोई फर्क पड़ रहा है हमें। इज द बेस्ट एक्टर वी हैव, बस, नथिंग एल्स। चलो आगे चलते हैं। नहीं, गलती हो गई। ही इज नॉट द बेस्ट एक्टर। शत्रुघ्न बिल्कुल सही करो, ही इज द बेस्ट बेटर एक्टर। मोदी जी इज द बेस्ट एक्टर। सॉरी, माई मिस्टेक, मोदी जी इज द बेस्ट। आगे चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे। मैंने अभी तक क्या सिखाया? मैंने कोन से मैक्सिमम साइज का स्फीयर काट लिया, अब हम क्यूब काटेंगे। क्लियर है? चलो इधर देखते हैं। ठीक है ना? ठीक है भाई। ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, a cube of maximum volume, a cube of maximum volume, ध्यान से सुनते रहना, बहुत अच्छी मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। a cube of maximum volume is placed inside a cone, is placed inside a cone। है ना? ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोन। ठीक है ना? एक शंकु के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक घन काटा जाता है। क्लियर है ना? या घन रखा जाता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। कैसे दोस्तों? मैं आपके सामने कोनिक शंकु बनाता हूं। बढ़िया मैं कोन बनाऊंगा एकदम। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ये एक कोन है, बेहतरीन कोन है। ठीक है दोस्त? अच्छा, इस कोन से मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक क्यूब, एक घन काटा जाता है। तो उस क्यूब की साइड क्या होगी? तो आप बताओ, थोड़ा इमेजिन करो, जो क्यूब काटेंगे वो कैसे कटेगा। पहली बात, क्यूब के 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं। स्क्वायर का क्यूब का एक फेस तो इस सर्कल पे होगा ना, कोन के बेस पे। क्यूब का एक बेस तो सर्कल के बेस इस पे होगा, सर्कल पे। देखो क्यूब जो कटेगा वो दोस्त ऐसे कटेगा, जो क्यूब कटेगा वो ऐसे कटेगा। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल हम आपकी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, बस आप बता दो। तो मैं भी कहूंगा वो समझोगे थोड़ा ना तुम, मैं बस बताऊंगा। ठीक है ना? कि इस तरीके से देखो, समझे कि नहीं? क्या बेहतरीन फिगर बनाया मैंने, वाह वाह वाह। देखा, एक कोन से मैक्सिमम पॉसिबल साइज का क्यूब काटा कि नहीं? बोलो। स्क्वायर इन जनरल ट्राइंगल फॉर्मूला यूज। अरे मोहम्मद, गलती कर दी ना बेटा, दिस इज नॉट द सिंपल थिंग लाइक दैट। हाँ बोलो, क्या आप ये चित्र समझ पा रहे हैं? बोलो। टर्की ओपनली इंडिया का अपोज कर रहा है।
टर्की तो कर ही रहा है। बोलो जल्दी से। टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी यहां पे। इधर देखो, अगर आप, मैंने ये कहता हूं कि कोन की जो रेडियस है वो आर है, तो दोस्तों ये जो कोन की रेडियस है ये आर है। जरा ढंग से समझने की कोशिश करना। कोन की जो रेडियस है वो आर है। हमने ये मान लिया कि जो कोन की जो हाइट है, ये जो कोन की हाइट है, ये हाइट होगी कोन की इस तरीके से। ये जो कोन की हाइट है ये कितना है, एच है। ये जो कोन की हाइट है दोस्तों ये एच है, एच। जरा ढंग से समझना मेरे प्यारे भाई, ये जो क्यूब है, मैंने क्यूब की साइड को ए मान लिया। क्यूब की साइड को क्या मान लिया, ए। ये साइड क्या है, क्यूब की ए है। ये बताओ क्यूब का फेस एक स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, ये स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा ये बताओ। अगर एक स्क्वायर है, इस तरीके से एक स्क्वायर है, बताओ अगर स्क्वायर का डायगोनल इस साइड ए है तो डायगोनल क्या होता है, ए रूट टू। डायगोनल होता है ए रूट टू। अब बताओ जो इधर है वही मटेरियल इधर है, तो ये इस स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल ए रूट टू। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये डायगोनल ए रूट 2 का आधा है। ए रूट 2 का आधा मतलब ए बाई रूट 2। तो दिस लेंथ इज ए बाई रूट 2, ए अपॉन रूट 2। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। तो आपको क्या यहां पे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दिया, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दिया, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दिया। अगर आपको नहीं दिखाई दिया है तो आप गलती कर रहे हैं। इस तरीके से आपको यहां पे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई देगा। ये वो सिंपल चीज नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर डाल दिया, नहीं। ये दोस्त कितना है, ये आर है। ये कितना है दोस्तों, ये कितना है मेरे प्यारे भाई, ये है ए अपॉन रूट 2, ए अपॉन रूट 2। दोस्तों ये क्या है, ये इस कोन की हाइट h है, ये कोन की हाइट h है। आप ये बताओ, ये क्यूब का फेस नीचे वाला, ये क्यूब का फेस ऊपर वाला, तो ये लेंथ a है। तो ये लेंथ यहां से यहां तक की, ये साइड जो है a है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये जो लेंथ बची क्या बचेगी, h माइनस ए। दिस इज h माइनस ए, h माइनस ए। क्लियर है। तो आप बताइए, अगर ये दोस्तों ये a है, ये क्यूब की साइड जो है ये a है, ये हाइट h है, तो ये कितनी बचेगी, h माइनस ए। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है? क्या आप लोग आंख बंद करके इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि कैसे रखा गया है? ये जो क्यूब है ऐसे सीधा सीधा नहीं घुसा दिया गया, ऐसे ऐसे टेढ़ा करके घुसा है। बोलो, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये छोटा और ये बड़ा सिमिलर दिख गए ना। मतलब अगर आप नीचे से देखोगे तो नीचे से जैसे कोन का बेस है, तो इसके अंदर जो क्यूब जा रहा होगा वो इस तरीके से डाल रहे हैं हम, इसके अंदर जो क्यूब जा रहा होगा वो इस तरीके से डाल रहे हैं। और इसी एक्सिस के अलोंग, ये जो है इसी एक्सिस के अलोंग ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, इसी एक्सिस के अलोंग ये राइट एंगल ट्रायंगल बने होंगे दोनों। क्लियर है? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही बात है, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, 100% सिमिलरिटी। ये बताइए यहां क्या है, h माइनस ए छोटे ट्रायंगल में। बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, h। छोटे ट्रायंगल में ये कितना है, a बाई रूट 2। बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डेंस क्या है, r। यही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा a बाई रूट 2 r। तो रूट 2 r की यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रूट 2 आर एच माइनस रूट 2 आर ए बराबर ए एच। यही है, ए एच। देखिए जब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ए, ब्रैकेट में बचेगा ए, ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस रूट 2 आर,
एच प्लस रूट टू आर इक्वल, ये क्या आ जाएगा, रूट टू आर एच, रूट 2 RH। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू अंडर रूट 2 RH और ब्रैकेट में रूट 2R प्लस एच, रूट 2R प्लस एच। ये इस क्वेश्चन का मतलब ये एक नया कंसेप्ट बना, ए बराबर रूट 2RH अपॉन रूट 2R प्लस एच। सोनू कह रहे हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सोनू भैया वेरी गुड। तो रिजल्ट ये बना, अगर एक कोन जिसके बेस की रेडियस R है, जिसकी हाइट H है, एक कोन जिसकी रेडियस R है, जिसकी हाइट H है, अगर एक मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक क्यूब काटते हैं, घन काटते हैं, तो इस क्यूब की साइड क्या होगी, क्यूब की साइड निकालने के a बराबर अंडर रूट 2RH अपॉन अंडर रूट 2R प्लस एच। यार ये 3D नहीं, ये फिगर एक्चुअल में 3D थोड़ा ना बना है, तो मैंने आपको वो ऐसे दिखाया है। आप माइंड में सोचो, जब क्यूब रख रहे हैं, ये क्यूब का अपर फेस है, लोअर फेस, अपर फेस लोअर फेस के बीच की दूरी, क्यूब की साइड A, ये कोन की हाइट H है, ये यहां से यहां तक की लेंथ A है, तो ये H माइनस A ही तो बचा, कोन की हाइट H है तो H माइनस A, दिस लेंथ इज H माइनस A। बताइए, ये देखो दोस्तों सवाल नंबर 23। एक क्यूब है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, उसको काटा जाता है। एक क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए कोन ऑफ रेडियस। एक क्यूब मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, उसको काटा जाता है एक कोन से जिसकी रेडियस 15 रूट 2 है और हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो इस क्यूब का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा? तो क्यूब का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, यानी कि क्यूब की साइड के लिए फॉर्मूला अंडर रूट 2RH। R का मतलब 15 रूट 2 और H का मतलब 20 बटे ब्रैकेट में रूट 2R। रूट 2R करेंगे मतलब रूट 2 इंटू 15 रूट 2 करेंगे 30 प्लस 20। तो आप जानते 30 इंटू 20 600, 600 बटे 50 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो क्यूब काटा जाएगा इस कोन से, उसकी मैक्सिमम साइज 12 होगी। डायरेक्ट रिजल्ट रटना है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 12 का क्यूब यानी कि 1728। क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 12 क्यूब यानी कि 1728। नहीं रेशमा, दिस इज डिफरेंट। नेक्स्ट बताइए दोस्त, सवाल नंबर 24। अगेन ए क्लासिकल क्वेश्चन अराइव्ड। ये क्वेश्चन मेंस 2015 के सवाल में आया था और उस जमाने में शायद एक भी लड़का इसे ना कर पाया हो, लेकिन ये सवाल है बहुत बढ़िया और बहुत ही जबरदस्त है। इसे बताइए। एमपी ने ये देखो एमपी सरकार ने बोल दिया है कि अब एमपी की सरकारी नौकरियां केवल एमपी वालों की। ये सही है कि गलत है? दिल्ली में बोल दिया दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के, बाहर से लोग आते हैं, बढ़िया इलाज कराते हैं बेहतरीन और चले जाते हैं। है भाई, महाराष्ट्र तो पहले ही बोलता है यूपी बिहार वालों को बाहर निकालो,
साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में है ही 36 का आंकड़ा। तो अपने देश के स्टेट ही आपस में लड़ने लग रहे हैं, अपने देश के स्टेट ही आपस में लड़ रहे हैं। यूपी बिहार वालों की जो राज्य हैं उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनको राज्य में रोजगार है ही नहीं, और इतने ज्यादा बड़े हैं कि उनको राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। हर राज्य उनको बाहर निकाल दे रहा है, कैसे काम चलेगा बताओ। यही है मेरा अखंड भारत, अनेकता में एकता। डाइवर्सिटी इज यूनिटी। अब तो भैया डाइवर्सिटी रह गई है, यूनिटी कहां बची है। सौरभ ने सही स्टेटमेंट दिया है। अब सर एकता में अनेकता है, कहने को तो कहेंगे हम सब एक हैं, सारे स्टेट मिलजुल के काम करेंगे, पर एक्चुअल में वो अनेक बन गए। लोग तो अनेक थे, सरकारें की पॉलिसी भी अनेक बनाने पे तुली हुई है। तो अब एकता में अनेकता हो गई है। बताओ, सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, खुद से रोजगार करो, खुद से ये करो। तो हम भी तो सरकार से बोल सकते हैं जब हमें सब कुछ खुद ही करना है तो तुम्हारी क्या जरूरत है, हटो यहां से, हम खुद करेंगे, खुद अपना सिस्टम चलाएंगे। तुमको काहे टैक्स दें, फिर हम आत्मनिर्भर है, खुद ही टैक्स लेंगे, खुद ही पुल बनवाएंगे और खुद ही गाड़ी चलाएंगे, तुम्हें क्यों दें, तुम सारा घोटाला करोगे। बताओ, ऐसा बोलने के लिए भी तो कोई लोग साथ में इकट्ठा हो। इतना मोटा भर भर के लोग टैक्स दे रहे हैं हर चीज पे, तुम क्यों दे सरकार को, वो सारा हम खुद ही रखें और हर आदमी अपने मोहल्ले कमेटी बना के सभी लोग विकास कर लें आपस में। सरकार की क्या जरूरत है, आत्मनिर्भर है, उससे बढ़िया आत्मनिर्भर क्या होगा। एमपी सरकार का ये डिसीजन सही है, पर ये डिसीजन तब आया है जब एमपी में सरकारी नौकरियों का बेड़ा एकदम गर्क हो गया। टीचरों की वैकेंसी वहां पे आई, टीचर लोग बन गए, 6-6 साल से ज्वाइनिंग नहीं हुई। पटवारियों की कई सालों से ज्वाइनिंग नहीं हुई, मतलब मिनिमम ज्वाइनिंग में 2-3 साल तो लगा ही रहे। परीक्षा लो, 2-3 साल में परीक्षाओं की निपटती है, कोर्ट का चक्कर हो गया तो भूल ही जाओ, और ऊपर से 2-3 साल में ज्वाइनिंग, 5 साल लग गया, मतलब 5 से 6 साल, 60 साल की जिंदगी में 5 साल सरकारी नौकरी के पीछे खपा दिया, फिर बचा क्या। देखो यूपीएससी सबसे अच्छा है कुमार। यूपीएससी का भी यही हालत होता अगर यूपीएससी में भी लाखों स्टूडेंट बैठते। एक्चुअली का यूपीएससी का दायरा बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सीटें आती हैं, बहुत लिमिटेड स्टूडेंट बैठते हैं, और बहुत बड़ी संस्था है और बहुत समझदार लोगों की संस्था, इसलिए हो पा रहा है। अब रेलवे को देखो भैया, 20-25 हजार तक वैकेंसी आएंगी और 3-3 करोड़ फॉर्म जाएंगे, और समझदार लोगों की संस्था तो है नहीं, और हाल बुरा है, तो वहां वैसा ही रवैया चलेगा। वो इरफान भाई की फिल्म थी ना कि करप्शन को दूर करने के लिए, लोगों की मदद के लिए गवर्नमेंट है, वो गलत बात है। करप्शन के लिए ही गवर्नमेंट है, ये सही है। भ्रष्टाचार
को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही सरकार है और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए ही सरकार है। बताओ मीन्स दो, अरे आप सवाल कर रहे हो कि नहीं साथ साथ? बोलो। तुम सवाल कर ही नहीं रहे हो। द बेस रेडियस एंड slant height of a conical vessel is 3 and 6. Find the volume of sufficient water in the vessel such that a sphere of radius 1 centimeter is placed into it. Water just immerse it. ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। आपके पास एक कोन है जिसकी रेडियस 3 है और हाइट स्लांट हाइट इसकी 6 है। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं, तभी आप समझ पाओगे कि पानी भर रहा है ना, तो उल्टा रखो कोन को। ठीक है दोस्त, आपके पास एक कोन हो गया, इस कोन के बेस की रेडियस 3 हो गई और दोस्तों कोन की स्लांट हाइट 6 हो गई। अब आप ये बताओ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफिशिएंट वाटर, इसमें कितना पानी होना चाहिए? दोस्तों इसमें ऐसे कितना पानी होना चाहिए, ये कितना पानी होना चाहिए जिससे कि जब इसमें एक स्फीयर डाला जाए 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का जब स्फीयर डाला जाए तो वो स्फीयर उस पानी स्फीयर जो है पानी में पूरी तरीके से डूब जाए। मैंने इसमें एक स्फीयर डाला, इस तरीके से एक स्फीयर डाला, 1 सेंटीमीटर का ये स्फीयर डाला। ध्यान से सुनते रहना, ये एक स्फीयर ये अर्धगोला डाला और जैसे ही मैंने स्फीयर डाला, जो ये जो पानी था भैया, ये इस पानी उछल के ऊपर आएगा और इस पानी ने इस स्फीयर को पूरी तरीके से इमर्स कर लिया। तो आप ये बताओ कि इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पानी? सॉल्व इट। तो कैसे निकालेंगे पानी का वॉल्यूम? अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो पानी है, ये जो अब पानी है, इसने भी एक कोन की शेप ले ली है। ये जो पानी है एक्चुअल में इसने भी अब एक कोन की शेप ले ली है। तो अगर मैं इस कोन के वॉल्यूम में से इस स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो आ जाएगा। पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? पानी का वॉल्यूम कैसे आएगा? इस वाटर ने भी एक कोन की शेप ले ली है ना, देख रहे हो कि नहीं? ऊपर से देखोगे कोन की शेप है, उसमें से स्फीयर का वॉल्यूम अगर माइनस कर दोगे तो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए कि यहां से ये होगी कोन की हाइट, ऐसे बिल्कुल, तो बिल्कुल इसके बीचों बीच से जाएगा, जो इधर है वही इधर है। अच्छा, कोन की यहां पे रेडियस जो है वो 1 दिया है, तो ये स्फीयर की रेडियस 1 दिया है ना, ये स्फीयर का सेंटर है। देखिए सेंटर है और ये जो है कोन की जो स्लांट हाइट है इस स्फीयर को ऐसे टच कर रही होगी, तो ये जो है ये तुम्हारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री बनेगा। मैं आपको एक सवाल समझाना चाहता हूं, मतलब एक लॉजिक, कि आपको इस कोन का बारे में निकालना है, इस कोन की हाइट निकालना है, इस कोन की रेडियस निकालना है। ढंग से समझिएगा। आप इस बड़े ट्रायंगल को देखो दोस्त, बड़े ट्रायंगल को दोस्तों, आप इस बड़े ट्रायंगल को देखो, ये 3 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री है। आपको देख के कुछ दिमाग में घंटी बजती है? ये 1:2 का रेशियो, मतलब ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 3 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 36 - 9 27 का √3√3। भैया ये 1:2:√3 नहीं है, 30 के सामने 3 है तो 90 के सामने 6 है। बात समझ में आ रही है? ये एंगल 30 होगा कि नहीं? 30 60 90। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, ज्योमेट्री में भी 30 90 60, 30 के सामने 1 होता है तो 90 के सामने 2 होता है। ये बात सही है? 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2, 30 के सामने 3 है, 90 के सामने 6, दुगना है, तो यहां 3 के सामने का एंगल ये 30 डिग्री होगा। दिस एंगल विल बी 30।
दिस एंगल विल बी 30। सो ये जो एंगल है दोस्त, ये एंगल 30 डिग्री का है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं। बोलो मेरे प्यारे भाई, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 होता है। यहां 3 है या 6 है? 3 है, 90 के सामने 6 तो एंगल 30 है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? लॉजिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव नहीं है, लॉजिकल है सवाल। तो आप ये देखो छोटू ट्राइंगल को, छोटू राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 है। अगर 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 आ गए, 90 के सामने 2 आ गए दोस्त, ये 90 के सामने 2 आ गया। आप बोलोगे वेरी गुड सर, झंडे गाड़ दिए, ये 2 आ गया। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस, ये भी तो इस स्फीयर की रेडियस है 1, ये 1 आ गया, ये 1। बोलो बात समझ में आई? दोस्तों मेरे प्यारे भाई, ये बात समझ में आई तो आप बोलोगे हां सर। अगर आप ये देखो, मुझे ये और निकालना है, मुझे ये और निकालना है, ये लेंथ, बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं इसे ट्राइंगल को देखूं तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये लेंथ 2 + 1 3 हो गई। भैया ये जो कोन है, ये कोन ही तो बन गया। इस कोन की हाइट तो पता चल गई, 2 और 1 3। ये भी पता चल गया कि ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। ये 60 डिग्री है, ये तो 60 है, ये 90 है हमेशा। आप बताओ, अगर 60 के सामने 3 है तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा? 3/√3। अगर 60 डिग्री के सामने 3 है तो 30 के सामने क्या होगा? 3/√3, यानी कि √3, यानी कि √3 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस कोण की जो रेडियस है वो √3 आ गई। इस कोण की जो रेडियस है दोस्त वो √3 आ गई। तो आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही बात है, √3 आ गई, सवाल खत्म। तो अगर आप इस कोण के वॉल्यूम में से, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r², r मैंने निकाला √3², हाइट मैंने निकाली, कितनी है प्यारे भाई? हाइट है ये 2 और 1 3 में से स्फीयर, स्फीयर मतलब इस गोली का वॉल्यूम घटाओ। गोली की रेडियस 1 है तो गोली का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³, यानी कि 1³। 3 से 3 कट जाएगा तो 3 पाई - 4/3 पाई, 3 × 9 - 4, यानी कि 5 पाई/3। ये आंसर आ गया बी ऑप्शन, 5 पाई/3। पानी का वॉल्यूम। सर अब एक ही बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, एक ही बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगा? अरे बाप रे बाप। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा सवाल मैं आपको एक करवा चुका हूं, इस सवाल को बताइए। इस सवाल का 30 कैसे आया? चेतन 1:1:√3:2, 30 60 90 ट्राइंगल। ठीक है ना? ऐसा सवाल मैं आपको करा चुका हूं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद करके बताइए जल्दी से। बस वॉल्यूम इक्वल करना है। शलिक बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जल्दी से, लेकिन सॉल्व करके पहले आप बता दो तब आगे बढ़ूंगा। कर दो कुणाल। सर आप अखिलेश यादव जी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। विकास भाई, मैं जितने भी करंट लीडर हैं इन सबको साइड करो, अच्छे बुरे खराब टेढ़े मेढ़े जैसे भी हैं इनको साइड करो, जस्ट साइड करो, शिफ्ट डिलीट करो इन्हें। एक फ्रेश रिक्रूटमेंट आओ जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, उनको लाना चाहिए तो कुछ हो सकता है। जब तक अभी तक जितना भी है सबका वर्चस्व खत्म करो, सब साइड करो, बिल्कुल सारी पार्टी सब नामो निशान, सब कार्यकर्ता फाइल सब हटाओ और एक फ्रेश हमारे जैसे, आपके जैसे सीधे साधे बंदे इनको हायर करो जिन्हें जीरो एक्सपीरियंस हो। ए पर्सन विद जीरो एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन ए पर्सन
with destructive experience. तो they have destructive experience. यार आप लोग कोई 15 आंसर बता रहा है, कोई 12 है। सवाल नंबर इसका आंसर 12 आ रहा है, बच्चे 12 आंसर बता रहे हैं। अब आगे चलते दोस्तों, सवाल नंबर 26। यस, अब समझने की कोशिश करना, अब यहां पे समझने की कोशिश करना सभी लोग मेरे प्यारे भाइयों। कोई 12 बता रहा, कोई 15, अपने आप देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं एक सेक्टर लूं, सेक्टर समझते हैं दोस्तों, मैंने आपके सामने एक सर्कल लिया, ये सर्कल है दोस्त, ये एक सर्कल है, सर्कल, ठीक है भाई। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर ओ। अगर मैं सर्कल से कैंची से इतना हिस्सा काट दूं, कैंची से मैंने एक काट दिया, ए ओ बी, ये हिस्सा काट के मैंने अलग कर दिया, ये हिस्सा मैंने काट के इस तरीके से अलग कर दिया, अलग, तो ये ए ओ बी ये हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर, त्रिज्या खंड हो गया ये, ठीक है दोस्त। अगर इस सर्कल की रेडियस r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। दोस्तों आप बताइए कि ये एंगल है थीटा, आप समझे, थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब थीटा क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा, तो टेंशन ना ही लो, बताने की कोशिश करते हैं। आप ये बात बताओ कि कोई भी ये सेक्टर हो गया, ये सेक्टर का हो गया आर्क, ये क्या होगा? सेक्टर का आर्क। क्या हो गया दोस्तों? सेक्टर का आर्क, चाप ए बी। सेक्टर का जो चाप है वो सेक्टर के सेंटर पे जितना एंगल बनाता है थीटा, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय कोण। क्या बोलते हैं हम? केंद्रीय कोण बोलते हैं। सेंट्रल एंगल क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोण बोलते हैं। तो आप ये बताओ कि ये सर्कल जो है, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो ये पूरा सर्कल जो है के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री। ये तुम्हारा सर्कल है, सेंटर है, तो सर्कल खुद के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। यहां बन रहा है थीटा। तो ये बताओ कि सेक्टर जो है सर्कल का कितना हिस्सा है? ये सेक्टर देखो, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, मैंने केवल काटा थीटा डिग्री, तो ये थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट ऑफ, थीटा बाई 360 पार्ट ऑफ होल सर्कल। ये पूरे सर्कल का थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट है। ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? थीटा अपॉन 360 डिग्री हिस्सा है। जैसे आप एक सर्कल काट दो जिसमें ये एंगल सपोज 80 डिग्री है, आपने एक सेक्टर काटा जिसका सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, तो ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा होगा? 80/360 करिए तो ये पूरे सर्कल का 2/9 हिस्सा होगा। 2/9 पार्ट है ये, 2/9 पार्ट है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके पास एक सर्कल है, आपने एक सेक्टर इस तरीके से काटा जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री क्या होगा? ये जो बनेगा ये सर्कल का कितना हिस्सा होगा? 90/360, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताओ कि अगर इस सर्कल की रेडियस दोस्तों r है, r,
तो सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से सर्कल पे दौड़ना शुरू करो, दौड़ते 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 जितनी लेंथ आपने कवर की दौड़ने में, ये होती है सरकमफेरेंस। तो सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन आपको तो इतना ही हिस्सा चाहिए, यही हिस्सा चाहिए। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर, लेकिन ये जो सेक्टर है इस सर्कल का कितना हिस्सा है? थीटा बाई 360 डिग्री। तो आर्क ए बी की लंबाई क्या होगी? ये आ जाएगी। तो ये जो चाप ए बी है, चाप ए बी को कैसे लिखते हो? ए बी के ऊपर ऐसे चाप बना दो। तो आर्क ए बी की लंबाई क्या होगी दोस्तों? आर्क ए बी की जो लंबाई होगी वो क्या होती है? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये लंबाई होगी एल चाप की। बोलो, क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी है? तो आप, अरे अगर इसमें तुम्हें परेशानी है ना तो मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है। तो यहां से एल जो आ गया, चाप की जो लंबाई वो क्या आ गई दोस्त? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। बोलिए, तो 2 से 360 180 बार कट जाएगा, 180 बार। तो एल बराबर जो आ गया आर इंटू पाई बटे 180 डिग्री गुणा थीटा। यही आ गया। बोलो, यही आ गया एल, यही आ गया कि नहीं? भैया 2 से 360 180 कट जाएगा ना, आर इंटू पाई बटे 180 इंटू थीटा। आप थोड़ा रेडियन के बारे में नॉलेज रखते हो। आप मुझे एक बात बताओ कि पाई रेडियन कितना होता है? तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। मैं आपसे कहूं कि यहां से पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो 180 इधर आ जाएगा। पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। तो आपसे मैं कहूं कि ये 1 डिग्री की वैल्यू रेडियन में ये होती है पाई बटे 180। तो अगर मैं आपसे कहूं थीटा डिग्री क्या होगा? थीटा डिग्री, तो 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन, तो थीटा डिग्री का मतलब पाई बटे 180 गुणा थीटा। क्लियर है? बोलो। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। यहां से 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो 180 से भाग करेंगे तो पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है भाई ये दोस्तों, पाई बटे 180। थीटा डिग्री का मतलब कितना आ जाएगा? पाई बटे 180 इंटू थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा रेडियन में। बोलो दोस्तों। हमें तो यहां पे उल्टा करना है ना, हमें तो यहां पे उल्टा करना है। एक सेकंड जरा ढंग से समझो। यहां पे मैं अलग से कर देता हूं ना, यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं। पाई रेडियन का मतलब कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। ठीक है ना, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। तो यहां पे आपको पाई बटे 180 इंटू थीटा डिग्री दिख रहा है। पाई बटे 180 इंटू थीटा डिग्री दिख रहा है। क्लियर है? तो यहां से 1 रेडियन का मतलब कितना आ जाएगा? 180 डिग्री बटे पाई। क्लियर है? तो यहां से थीटा रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा रेडियन का मतलब 180 डिग्री बटे पाई इंटू थीटा, ये आ जाएगा थीटा। तो जब भी आपको रेडियन को डिग्री में ऐसे कन्वर्ट करना होता तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई बात नहीं संकित, कोई बात नहीं।
तो आप ये बताओ कि L बराबर R इंटू पाई बटे 180 इंटू थीटा है, ये डिग्री में है दोस्तों, ये क्या है डिग्री में। तो अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये पाई बटे 180 इंटू थीटा डिग्री में, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा जो रहेगा किस में रहेगा, रेडियंस में। थीटा किस में रहेगा, इन रेडियन। ये ध्यान रखना कि ये L बराबर R इंटू थीटा होता है, बात आप समझते हो सारे बच्चे। लेकिन यहां जो थीटा होता है दोस्त, वो कभी डिग्री में नहीं होता, वो जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है, क्या हुआ, सीईटी पास हो गया। अब एसएससी हो गई ना है, हाँ। सीईटी वाला पास हो गया। सीईटी अप्रूव अभी हुआ है क्या, ओके ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, जैसे आप ये बताओ कि पाई जो रेडियन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। तो पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया, यहां से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है दोस्त, तो यहां से थीटा डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बटे 180 इंटू थीटा। तो कभी भी आपको डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बटे 180 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे थीटा क्या था, डिग्रीज में था, ये थीटा डिग्री में था, आपने इसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा किस में, डिग्री में, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो एल बराबर आर इंटू थीटा। थीटा डिग्री जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिग्री है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई हो गया तो सीधा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी, एल बराबर आर इंटू थीटा। ओके, अब देखो ध्यान से, तो ये एक सिंपल सा लॉजिक बनता है कि एल बराबर आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा। ध्यान से सुनना कि थीटा जो होता है वो हमेशा आपको रेडियन में लिखना होता है, ना कि डिग्रीज में। क्लियर है, एल का मतलब होता है चाप, और आर का मतलब होता है रेडियस, और थीटा का मतलब होता है कोण। थीटा का मतलब, आर का मतलब त्रिज्या और थीटा मतलब कोण। ठीक है ना, इंग्लिश में लिख लेंगे आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल, आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल। लेकिन ध्यान रखना, एंगल इज इन रेडियन, एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल शुड बी इन रेडियन। ठीक है, सीईटी क्या है, सीईटी बताऊंगा अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है ना, एक कॉमन सिंगल विंडो बनाई गई है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, एक, ठीक है ना, प्री के लिए अलग अलग, हर एग्जाम अपना प्री अलग अलग लेता था ना। तो फाइनल जो पोस्ट है उसका तो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन आगे आप प्रोसेस कर पाओगे नहीं। तो जितने भी जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और एसएससी हो गया, जिनका सिलेबस लगभग सेम है, तो एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उसका प्री क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, सीईटी तो आना ही था, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अलग अलग प्री नहीं होगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस में भी इधर उधर फेरबदल हो। हाँ बिल्कुल सरफराज, लाइक जेई मेंस, बिल्कुल। ठीक है दोस्त, यस।
तो L बराबर क्या आएगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 100, L बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास एक सर्कल का सेक्टर है। सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया काफी कुछ। ये हो गया सेक्टर का सेंटर O, ये A, ये B, इसकी रेडियस R है, ये R है, सेंट्रल एंगल जो है इसका थीटा है। तो इस आर्क की लंबाई क्या होगी दोस्तों? इस आर्क की लंबाई हो जाएगी, इसको कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल R मान लेते हैं। ये हो जाएगा पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर। ये कितना हिस्सा है? थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है भाई। ये अब आप ये बताइए कि आप कोई भी सेक्टर लें सर्कल का इस तरीके से, जब आप इस सेक्टर को इस तरीके से फोल्ड करोगे, मेरे पास पेपर नहीं है तो आप जो है अपनी कॉपी में बना के देखना, ऐसे सेक्टर निकालना। आप इस सेक्टर की जो दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस दिख रही हैं, आप जब इन दोनों रेडियस को ऐसे मिला दोगे, ऐसे ऐसे इसको मिला दोगे, तो आप एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करना कि आपको एक कोन बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको दिखाई देगा कि एक कोन बन गया। आप इस सेक्टर की जब दोनों रेडियस को ऐसे एंड टू एंड चिपका दोगे तो एक कोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोन बन जाएगा। करके देखिए। क्या समझ नहीं आया नृपेंद्र? पेपर ले आओ। अरे नृपेंद्र खुद पेपर फाड़ लो यार। ऐसे जब आप इसको मिलाओगे तो कोन बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये जो कोन बनेगा, ध्यान रखना, ये जो कोन बनेगा, इस कोन की जो स्लांट हाइट होगी, जो इस सेक्टर की रेडियस है उसी के बराबर होगी। इस कोन की जो स्लांट हाइट होगी वो इस सेक्टर की रेडियस के बराबर ही होगी, कैपिटल आर। अब ये जो कोन बना भैया, ये जो कोन बना, सपोज इस कोन की ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, ये जो कोन बनेगा इसकी रेडियस सपोज स्मॉल आर है। स्लांट हाइट तो फिक्स होगी, कोन की स्लांट हाइट इस सेक्टर की रेडियस के बराबर है। इस कोन की रेडियस क्या होगी? आप ये बात समझ रहे हैं दोस्तों? आप ये बात समझ रहे हैं कि इस सेक्टर का ये जो आर्क है, इस सेक्टर का ये जो आर्क है, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे जो कोन बनेगा, जो इस सेक्टर का ये आर्क है, जो इस आर्क की लंबाई है, एक्चुअल में वही इस कोन के बेस की सरकमफेरेंस बनेगी। मतलब ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों जो है एकदम सेम है। बात समझ में आई है? इस सेक्टर का ये जो चाप AB है, चाप AB है दोस्तों, वही इस कोन का जो बेस है सर्कल, उसकी सरकमफेरेंस होगी। क्लियर है? तो मतलब अगर ये R है तो कोन के बेस की सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और इस सेक्टर का ये जो चाप है इसकी लंबाई 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया? कैपिटल आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया। तो जब भी आप किसी सेक्टर से कोन बनाते हो तो कोन की जो स्लांट हाइट है वो तो इस सेक्टर की रेडियस के बराबर होती है, लेकिन इस कोन के बेस की जो रेडियस है वो क्या होती है? कैपिटल आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। बोलो। नृपेंद्र भाई बड़े परेशान रहते हो, यहां तक क्लियर है? तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। आप कहोगे सर हाइट कैसे निकालोगे? अब हाइट निकाल के बताओ मैं, तो कोन की हाइट डायरेक्ट नहीं निकलती, आपको स्लांट हाइट पता चल जाएगी, आपको यहां से रेडियस पता लग जाएगी, फिर पाइथागोरस लगा के कोन की हाइट निकलेगी, फिर पाइथागोरस लगा के कोन की हाइट निकलेगी। क्लियर है दोस्त? सबको समझ में आया? ओके। ये बताओ थीटा बाई 360 डिग्री क्या है? तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू ये थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या है? व्हाट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री? तो थीटा अपॉन 360 डिग्री जो है ये क्या है? ये थीटा अपॉन 360 डिग्री ये दिखाता है कि सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा, सेक्टर सर्कल का कितना पार्ट था। ठीक है ना? कितना पार्ट था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मेरे पास एक सेक्टर है,
मेरे पास एक सेक्टर है जिसकी रेडियस 27 सेंटीमीटर है। कितनी है? 27 सेंटीमीटर, जिसका ये एंगल 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री। क्लियर है? अब इसको फोल्ड करके मैं कोन बनाता हूं, बताओ इस कोन की हाइट क्या होगी? बताओ इस कोन की हाइट क्या होगी? कोई जवाब देगा इस कोन की हाइट के बारे में क्या होगी? आप ये बताइए मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल 80 डिग्री है, स्लांट हाइट 27 है। जब कोन बनाओगे तो कोन की ये 27 ही रहेगी। बताओ इस कोन के बेस की रेडियस क्या होगी? स्मॉल आर। स्मॉल आर कैसे निकालोगे? 27 अभी सेक्टर की रेडियस क्या? 27 इंटू थीटा बाई 360, यानी कि ये सेक्टर क्या है? 80 बाई 360 डिग्री पार्ट है सर्कल का। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 9 3 27, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, यानी कि 6। तो यानी कि आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये रेडियस 6 आ जाएगी। 6 रेडियस कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। बोलो 6। अब आप ये बताओ, ये 27 से 6 है, 27 का मतलब क्या? 27 का मतलब 3 नाम 27 और 6 का मतलब 3 दूनी 6। तो हाइट कितनी आ जाएगी? देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 तो आएगा ही आएगा। 9 और 2 में ट्रिपलेट लगा दो तो 81 माइनस 4, यानी कि √77। तो इस कोन की हाइट आ जाएगी 3√77। पाइथागोरस लगाया हमने, 3√77 सेंटीमीटर। 27 ये 6 और पाइथागोरस लगा के 3√77। ठीक है? चलो, तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। बाकी का जो मटेरियल है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? रिलैक्स करो अब तुम। बाय। सीटी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में क्या है यूट्यूब पे, वहां मिलते हैं।